Good morning, everyone. So, Divyanshu had some problem regarding the arresting of Bahadur Shah Zafar. तो बहादुर शाह जफर को किसने अरेस्ट किया था? 1857 में द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उस टाइम पे जो कंडीशंस थी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। जो ब्रिटिश मुगल एम्पायर था उनका जो इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बट वो पावरफुल नहीं थे। तो कैप्टन हॉडसन ने बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को अरेस्ट किया था एंड आफ्टर दैट उन्होंने उनको क्या कर दिया था, उनका उनको मार दिया था, उन्हें किल कर दिया था। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट जस्ट ओके। So today we will start with our very next topic. Before starting our next topic, I would like to give you the recall of our earlier classes. हमने अपनी earlier class में पढ़ा था कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स के रूल से पहले इंडिया में किसका रूल था? मुगल एम्पायर का रूल था, मुगल एम्परर्स थे। आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। औरंगजेब से उन्होंने फरमान भी इशू करवा लिया जिससे कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकें। ओके, ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो जो बंगाल ऑफ नवाब है उनको इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका जो बंगाल का रेवेन्यू था वो बहुत कम हो चुका था। तो अब जो मुर्शिद काली खान थे, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट कैसे किया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मुर्शिद काली खान ने कैसे बैटल्स आए और डिफरेंट बैटल्स में जो आपके नवाब थे वो उन्होंने कैसे डील किया। ठीक है, उसके क्या रीजन थे, क्या ऐसे कॉजेस थे जिससे कि ये बैटल स्टार्ट हुई। So how trade led to battles। ये जो ट्रेड था, जो बिजनेस अब ईस्ट इंडिया कंपनी करने आई थी, वो बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हो चुकी थी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। जो कॉन्फ्लिक्ट थे नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में बहुत ज्यादा अराइज हो चुके थे। ठीक है, जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो आपको मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, औरंगजेब की डेथ के बाद में जो बंगाल है, बंगाल में मुर्शिद काली खान ने अपना रीजनल एक क्या कर लिया था, असर्शन कर लिया था, अपना रीजनल आइडेंटिटी बना ली थी। ठीक है, हैदराबाद में जस्ट लाइक अवध में इन्होंने क्या किया था, अपना रीजनल स्टेट बना लिया था वहाँ के गवर्नर ने अपनी पावर को लेके। तो इससे क्या हुआ था, नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। उसका मेन रीजन क्या था, औरंगजेब ने फरमान इशू कर दिया था और फरमान इशू करने के बाद में औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने सॉरी औरंगजेब ने उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को बोल दिया। बट उसकी डेथ के बाद में जो बंगाल के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे, वो इस चीज से खुश नहीं थे और इससे क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुके थे। बट सिचुएशन चेंजेस आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद में बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब बंगाल के नवाब क्या कर रहे थे, अपनी पावर और अपनी इंडिपेंडेंस से, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी अथॉरिटी का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हमने अपनी अर्लियर क्लास में पढ़ा, हमने कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने खुद के रीजनल किंगडम्स बना रहे थे। ठीक है, नाउ मुर्शिद काली खान followed by Ali Vardi Khan and then Sirajuddaula became the Nawabs of Bengal and all were very strong rulers. मुर्शिद काली खान, आपको मैंने आपकी लास्ट क्लास में बताया कौन थे। मुर्शिद काली खान आपके बंगाल के नवाब थे। ठीक है, पहले नवाब थे। मुगल औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद में जो है वो
बंगाल के नवाब बन चुके थे। उन्होंने अपना बंगाल में रीजनल क्या कर लिया था, रीजनल एक स्टेट बना लिया था बंगाल में। उनको फॉलो करते हुए मुर्शिद काली खान के बाद में कौन आए, अलीवर्दी खान आए, और अलीवर्दी खान के बाद कौन आए, सिराजुद्दौला खान आए। अब सिराज और सुवाज में आप कंफ्यूज मत होना, हम इसी चैप्टर में आप आगे सुवाजुद्दौला भी पढ़ेंगे। सुवाजुद्दौला और सिराजुद्दौला बोथ वर डिफरेंट पर्सन, ओके। और ये सारे ही जो बंगाल के नवाब थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी हरकतों से, कि उनके जो ट्रेड करने की जो प्रैक्टिसेस थी, ट्रेड करने का जो तरीका था, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे वो लोग, ठीक है। वो जो अब कंपनी क्या मांग रही थी, कंपनी उनसे कंसेशन मांग रही थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या कर लिया था, कंसेशन के फरमान जो इशू करवाया था, अब उनको तो बहुत आदत पड़ चुकी थी कि उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करना था, तो अब उन्हें टैक्सेस देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मुर्शिद काली खान, अलीवर्दी खान और उनको फॉलो करते हुए सिराजुद्दौला खान, उन सब ने कहा कि हम आपको कंसेशन नहीं देंगे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन। उन्होंने कंसेशन की, आपको जो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को हमने बोला है उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको और कंसेशन नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। आफ्टर दैट अब इन्होंने कंसेशन को रिफ्यूज करने के साथ साथ और क्या चीजें डिनाई कर दी। अब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, अपने खुद के कॉइन्स को भी मिंट कर रही थी, अपने खुद के कॉइन्स भी बना रही थी, ठीक है। तो अब बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने बोल दिया, तीनों के तीनों नवाब थे, जो आप मुर्शिद काली खान देखते हो, अलीवर्दी खान देख रहे हो, सिराजुद्दौला, तीनों के तीनों जो नवाब थे बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि आपको अपने खुद के कॉइन्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम अब अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपने खुद के जो कॉइन्स हैं मिंट कर रहे हो वो मिंट करो। और उन्होंने कहा कि ये जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, हमने अपनी लास्ट क्लास में फोर्टिफिकेशन की बात की थी। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जब आप अपनी खुद की आर्मी, अपने जो किला बनाना स्टार्ट कर देते हो, वो जो फैक्ट्री के सामने वॉल्स बना रहे थे, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें उन्होंने बोला आपको अपना किला बनाने की, अपना फोर्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको ये फोर्टिफिकेशन करने से क्या है, स्टॉप कर रहे हैं, अब आप फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। इंटेंसिफाइड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग होना। कोई चीज होती है जब लगातार होती रहती है तो क्या होता है, उसकी फीलिंग स्ट्रांग होती रहती है ना, कि अब तो हमें कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, अब उन दोनों के बीच में जो शत्रुता थी, उन दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा था, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और ज्यादा क्या हो रहा था, इंटेंसिफाइड हो रहा था, ठीक है। नाउ कंपनी हैड अनदर स्टैंड डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव्ड एंड फोर्टिफिकेशन। अब कंपनी भी क्या डिक्लेयर कर रही थी कि ये जो आप लोकल रूलर्स हैं, लोकल ऑफिशियल्स हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इनकी जो डिमांड्स है कि आप अपने पॉइंट्स को मिंट नहीं करोगे, फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, कंसेशंस नहीं दोगे, ये अनजस्ट है, ये सही नहीं है, आपकी जो डिमांड्स हैं बेकार की डिमांड्स हैं, हमारा जो कंपनी का ट्रेड हो रहा है इससे हमें बहुत ज्यादा क्या हो रही है, हमें हमारे ट्रेड में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए कि हमें तो हमारे विलेजेस चाहिए, हमें आप लोकल ट्रेड करवा रहे हो, जो टैक्सेस ले रहे हो, वो टैक्सेस हम नहीं देंगे, ओके। तो इससे क्या हुआ, कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, और इस कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे थे, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट भी हो रही थी कंपनी और नवाब के बीच में, बट दोनों ही एक दूसरे से क्या थे, खुश नहीं थे। तो इसकी वजह से इनकी कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंसिफाई हुए, और इसका रिजल्ट हुआ आपका बैटल ऑफ प्लासी।
व्हाट इज बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका बैटल है, वॉर है आपके इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि ये एक ऐसा बैटल है जिसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, उनको जो है एक कॉन्फिडेंस मिला था कि हम इंडिया पे रूल कर सकते हैं, हम इंडियन टेरिटरी पे रूल कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल फॉर आवर इंडियन हिस्ट्री। अब इस बैटल के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारे जो इंडिया के ऊपर जो मोर देन 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स ने राज किया वो किस वजह से किया था। तो इस बैटल में आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने से पहले मैं आपको प्लासी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो आपके साइड में ये एक मैंने डिड यू नो का एक पिक्चर है आपके स्क्रीन में। डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी, and the place derived its name from the palash tree known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi। जो प्लासे था, प्लासे अपना प्लासे नाम कैसे आया? प्लासे जो एंग्लिसाइड, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, अब उनके जो प्रोनाउंसिएशन थी, उन्होंने पलाशी को क्या बोला? उन्होंने बोला प्लासे, ठीक है। इस वजह से ये जो बैटल है, ये प्लासे जो है, नाम प्लासे पड़ा उनकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से। और पलाशी, इस जगह का नेम जो पलाशी है वो कैसे पड़ा था? पलाश ट्री, पलाशी में पलाश ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, फेमस है वहाँ पे। तो पलाश ट्री जो अपने ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स के लिए क्या है, ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो रेड फ्लावर्स पलाश ट्री में उगते हैं, उससे जो आप होली में गुलाल यूज करते हो वो यूज होता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासे, अगर अब आपसे कोई पूछे कि प्लासे क्यों बोला जाता है, तो इट्स प्लासे जो जगह है पलाशी, एक बंगाल में पलाशी जगह है, ठीक है, वहां पे ये बैटल हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश मैन थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से, उसको एंग्लिशाइज प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं, जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन होती है, जो ये ब्रिटिशर्स की प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको हम एंग्लिसाइज भी बोलते हैं। तो क्लियर, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी नेम कहाँ से आया है? पलाशी से आया है। पलाशी वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है। और ये जो आपका फेमस बैटल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पलाशी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी, कब हुआ था? डेट है आपकी 23 जून 1757। इस दिन आपका प्लासे का जो बैटल ऑफ प्लासे था वो हुआ था। लोकेशन क्या था? पलाशी, बंगाल में एक जगह का नाम है पलाशी, वहां पे हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान, ये जो नीचे अंकल की फोटो देखते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये है आपके अलीवर्दी खान। और जो आप राइट साइड में देख रहे हो वो है सिराजुद्दौला खान, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद जो नवाब बने थे, नवाब क्या है? नवाब जो किंग होते हैं उन्हीं को नवाब बोला जाता है। सिराजुद्दौला खान जो है वहां के नवाब बने, ओके। इस वजह से क्या हुआ था? कंपनी वॉज वरिड विद दिस। और ऐसा क्यों? कंपनी क्यों वरिड थी? इस वजह से क्योंकि दे वांटेड अ पपेट रूलर। नाउ पपेट रूलर,
व्हाट इज पपेट रूलर? पपेट रूलर क्या होता है? पपेट हमारे राजस्थान में तो बहुत ज्यादा फेमस है। पपेट का जो कठपुतली का खेल होता है हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। पपेट एक टॉय होता है जिसको आप स्ट्रिंग्स के थ्रू क्या करते हो? मूव करते हो, डोरी के थ्रू मूव करते हो। और ये जो टर्म है, इस टर्म को क्यों यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है बिकॉज इट रिफर्स टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। पपेट रूलर, कठपुतली क्या करते हो आप? उसकी डोरियों से आप उसको मूव करते हो। जस्ट लाइक दैट कंपनी भी चाहती थी कि हमें ऐसा रूलर चाहिए जो हमारे कहने पे चले, हमारे अकॉर्डिंग चले। दैट्स वाई कंपनी वरिड थी। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला खान थे वो ऐसे पपेट रूलर नहीं थे। वो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा वरिड थी कंपनी कि सिराजुद्दौला जो है नवाब नहीं बनना चाहिए। अगर वो नवाब बन गया तो हमें ट्रेड नहीं करने देगा, ठीक है, वो हमें अपने अपॉइंटमेंट नहीं करने देगा, ठीक है, फोर्टिफिकेशन नहीं करने देगा। दैट्स व्हाई दे वांटेड अ पपेट रूलर जो उनके कहने पे चले। एंड सिराजुद्दौला वाज नॉट दैट काइंड ऑफ नवाब, नॉट दैट काइंड ऑफ किंग। नाउ Sirajuddaulah was not happy with the interference made by the people and made by the English East India Company। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके व्यवहार से, उनकी जो इंटरफेरेंस थी। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? इंटरफेरेंस करती थी कि हमें ऐसा चाहिए, आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, आप हमारे अकॉर्डिंग पॉलिटिकल अफेयर्स कीजिए, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग कीजिए। बट ये जो सिराजुद्दौला थे हमारे नवाब बंगाल के, वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे कि आप अपने काम से मतलब रखिए, आपको हमारे रेवेन्यू के लिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दी थी। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी, ये जो हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अभी तक पढ़ा, ये कुछ कंडीशंस थी कि जिस वजह से क्या हो रहा था कि हम इसका एक बैकग्राउंड जान रहे थे कि क्या ऐसी कंडीशंस थी जिससे कि बैटल हुआ, ये जो प्लासी में बैटल था वो होने लगा। तो Sirajuddaulah asked company to stop meddling in his political affairs। अब यहाँ पे stop meddling in his political affairs मतलब कि आपको हमारे political affairs में अपना किसी भी तरीके का जो कंट्रोल है, आपका जो इंटरफेरेंस है, करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये चीजें बहुत ही साफ शब्दों में बोली। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, आपको अपना किला बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने किला दरबारी को बंद कर दीजिए। पे द रेवेन्यू, उन्होंने कहा आप रेवेन्यू पे कीजिए, टैक्सेस पे कीजिए, आप जो भी ट्रेड करते हैं उसके लिए। तो ये जो 3 चीजें थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसके बारे में सिराजुद्दौला खान ने एकदम साफ साफ शब्दों में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया था। बट ये जो तीनों ही नेगोशिएशन थी क्या है? बट द नेगोशिएशन फेल्ड, ये तीनों ही नेगोशिएशन फेल्ड हो गई थी। सिराजुद्दौला खान ने बहुत कंपनी से खुश होके कंपनी से खुशी खुशी भी बोला कि हम नेगोशिएट कर लेते हैं, आप आराम से ट्रेड कीजिए बट आप हमारी शर्तें मानिए। बट जो कंपनी थी अब उनको तो फ्री में ट्रेड करने की आदत पड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ये नेगोशिएशन मंजूर नहीं है और उन्होंने इस नेगोशिएशन के लिए साफ साफ मना कर दिया। नाउ नवाब ने क्या किया? जब कंपनी ने इस चीज के लिए मना कर दिया तो नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार, आपका बंगाल में एक जगह का नाम है कासिम बाजार, वहां पे जाके उन्होंने क्या है, उनके 30,000 सोल्जर्स के साथ उन्होंने मार्च किया और उन्होंने मार्च किया इंग्लिश फैक्ट्री में। उन्होंने उनके जितने भी इंग्लिश मैन थे उनको कैप्चर कर लिया था, उनके शिप को क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया था, जितने भी इंग्लिश मैन थे उनकी फैक्ट्री में उनको है ना बंद कर दिया था और
उनको ना कोई पानी खाना पीना दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, और वो उसी फैक्ट्री में भूख की वजह से मर गए थे, ऐसा बोला जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं आया है, बट ये चीजें सुनने में आती है। तो कहाँ पे उन्होंने मार्च किया था नवाब ने, सिराजुद्दौला खान ने? सिराजुद्दौला खान ने इंग्लिश फैक्ट्री है कासिम बाजार, जो बंगाल में है, वहां पे क्या किया था, मार्च किया था ना। मार्च टू कोलकाता, कैलकाटा, कोलकाता भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, कैलकाटा भी बोलते हैं। मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज पोर्ट। अब उन्होंने क्या किया था, कैलकाटा में भी कंट्रोल को, वहां पे भी मार्च किया था, कैलकाटा में भी मार्च किया था, जिससे कि जो कंपनी की फोर्ट थे, जो कंपनी की फोर्टिफिकेशन हो रही थी, जो अपनी फैक्ट्री के आसपास को क्या कर रहे थे, किला बना रहे थे, वो सारी इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे नवाब। नाउ company officials sent troops under the command of Robert Clive. Now, अब आप अपनी स्क्रीन में राइट साइड में जो आप एक पिक्चर देख रहे हो, वो कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव की पिक्चर है, ठीक है। तो कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंडियन हिस्ट्री में, जो इन्होंने ऐसे काम किए थे, इन्होंने जो हमारे इंडिया के रिसोर्सेस हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाया था इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या, ट्रूप्स मतलब क्या होते हैं, ट्रूप्स मतलब होते हैं कि जो ये आर्मी मैन है, मिलिट्री मैन है, उनके जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रूप्स भी बोला जाता है, इसका सिनोनिम वर्ड है सोल्जर का ट्रूप। कंपनी ऑफिशियल्स ने ट्रूप्स को भी भेजा, और उन ट्रूप्स को कौन कमांड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कमांड कर रहे थे। और ये ट्रूप्स कहाँ से भेजे गए थे, ये ट्रूप मद्रास से भेजे जा रहे थे। मद्रास कहाँ पे है, आपके साउथ इंडिया में, जो तमिलनाडु है उसकी कैपिटल चेन्नई, आज की डेट में आप चेन्नई बोलते हो, उसी को मद्रास बोला जाता था। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली जो आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खाली बंगाल में ही रह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ, मद्रास में भी थी, वहां से भी बिजनेस कर रही थी। तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव कमांड करते हुए अपने ट्रूप को लेके उन्होंने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल्स ने रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंडर ट्रूप को भी भेजा था, ठीक है, सोल्जर्स को भी भेजा। नाउ फाइनली 23 जून 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासे। कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी आर्मी अपनी जो है बैटल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसके कमांड पे कंपनी ऑफिशियल्स ने भेजा था, रॉबर्ट क्लाइव की कमांड पे भेजा था, और उन्होंने किसके अगेंस्ट में ये बैटल स्टार्ट कर दी, सिराजुद्दौला, प्लासे में। कहाँ की थी, प्लासे में। जो नवाब थे सिराजुद्दौला खान बंगाल के, बंगाल की एक जगह पलाशी बोलते हैं, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, बैटल स्टार्ट कर दी थी। और इस जगह को, इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज of the anglicized pronunciation of Palashi. Now the main reason, इसका सबसे मेन रीजन क्या था कि वो हार गए, सिराजुद्दौला जो थे वो डिफीट हो चुके थे, हार चुके थे कंपनी ऑफिशियल्स से। हमारे इंडियन हिस्ट्री में आप कोई भी हिस्ट्री ले पढ़ लो, जब भी इंडियंस हारे हैं वो खुद के धोखे से हारे हैं। हमारे खुद के जो इंडियंस थे उन्होंने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, उस वजह से ही इंडियंस जो है हारे। अब पृथ्वीराज चौहान की भी जब कहानी सुनते हो, उसमें भी पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे थे, क्योंकि उनके जो एक सिपाही थे, मंत्री जो बोलते हैं, मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हें धोखा दे दिया था। जस्ट लाइक दैट, जो मेन रीजन था बैटल ऑफ प्लासे में इंडिया की डिफीट का, हम इंडिया की डिफीट ही बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो बैटल थी किसके अगेंस्ट थी, इंडियंस के अगेंस्ट में ही थी। बंगाल ऑफ नवाब कहाँ थे, इंडिया में ही थे। तो जो मेन रीजन था वो था बिट्रेयल ऑफ मीर जफर। यहाँ पे सॉरी, मीर जफर है, जफर नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा मिस टाइप से हो गया। मीर जफर ने बिट्रे कर दिया था। अब बिट्रे कैसे किया था,
जो मीर जफर था वो कमांडर था सिराजुद्दौला का, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को उसने प्रॉमिस किया था जब भी आपकी अगर कोई लड़ाई होगी तो वो अपनी आर्मी को लेके क्या है उनके पास आ जाएगा और उनके लिए लड़ाई करेगा। बट मीर जफर ने क्या किया, मीर जफर ने उनको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। कि बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल, उसने उस बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब बैटल है तो वहां पे अब सोल्जर्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब सोल्जर्स को, जो मीर जफर थे वो बहुत सारे सोल्जर्स को, आर्मी मैन को क्या कर रहे थे, वो कमांड कर रहे थे और उन्होंने उस बैटल को, जो 23 जून 1757 का आपका बैटल हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। दैट्स वाई जो आपका मेन रीजन था बैटल ऑफ प्लासी में हमारे डिफीट का, इंडियंस के डिफीट का, वो ये था बिकॉज मीर जफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ प्लासी। Now, the Battle of Plassey became famous. क्यों फेमस है? Because it was the first major victory the company won in India. ये आपकी पहली मेजर विक्ट्री थी जो कंपनी की थी, ठीक है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी। बहुत ही मेजर विक्ट्री थी। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल इन आवर इंडियन हिस्ट्री। नाउ आफ्टर द डिफीट के बाद क्या हुआ था, आफ्टर द डिफीट मीर जफर को जो है, मीर जफर मेड द नवाब, मीर जफर को नवाब बना दिया गया था। इसी शर्त पे कंपनी ने क्या किया था, कंपनी बहुत चालू थी, उन्होंने क्या किया, मीर जफर से बात कर ली कि अगर आप हमारा साथ दोगे सिराजुद्दौला खान को हराने में, डिफीट करने में, तो हम सिराजुद्दौला के असैसिनेशन के बाद में आपको वहां का नवाब बना देंगे। तो मीर जफर भी राजी हो गया, खुश हो गया कि ठीक है मैं नवाब बन जाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग चीजें करूंगा। तो मीर जफर ने क्या किया, मीर जफर को वहां का नवाब बना दिया गया था। कंपनीज प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। स्टार्टिंग में इवन स्टार्टिंग के 100 ईयर्स तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको इंडिया में अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश नहीं करनी थी, ना अपना कॉलोनाइजेशन करना था। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उन्हें बस ट्रेड को एक्सटेंड करना था, अपने ट्रेड को क्या करना था, एक्सटेंड करना था, क्योंकि इंडिया हमेशा से बहुत ही रिच रिसोर्सेज रहा है, इंडिया में रिच कल्चर रहा है, रिच रिसोर्सेज लैंड रही है। दैट्स वाई now company discovered puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted to be। अब देखो मीर जफर तो पपेट रूलर बन गया ना, कि वो कंपनी के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट कंपनी ने धीरे धीरे ये चीज भी डिस्कवर की कि पपेट नवाब भी हमेशा उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं जितना कंपनी चाहती है, ठीक है। मीर जफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जफर ने प्रोटेस्ट किया कि उसने बोला कि मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैंने आपकी बहुत हेल्प कर दी, तो कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया। जस्ट लाइक मीर जफर को उन्होंने मैनिपुलेट किया था कि आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी हेल्प कीजिए, हम आपको नवाब बना देंगे। जस्ट लाइक दैट मीर कासिम के साथ भी उन्होंने यही किया। मीर कासिम को बोला कि आप मीर जफर को आप बिट्रे कर दीजिए, हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को उसकी जगह पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया मतलब उसकी जगह पे उसका जो थ्रोन था, उसका जो नवाब का तख्त था वो दे दिया। नाउ व्हेन मीर कासिम कंप्लेन्ड, और जब मीर कासिम ने कंप्लेन की, ही डिफीटेड इन अ बैटल ऑफ बक्सर। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर। अभी हमने लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी की बात की, अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम के अगेंस्ट में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बक्सर भी बंगाल में एक जगह का नाम है, वहां पे ये बैटल हुई थी। और वहां पे कंपनी ने क्या किया था, मीर कासिम को डिफीट कर दिया था और उसकी जगह पे क्या किया था, फिर से मीर जफर को री इंस्टॉल कर दिया, मतलब मीर जफर को फिर से वहां का नवाब बना दिया। नाउ कंपनी वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी चाहती थी कि हमें तो और हमें इंडिया में और ज्यादा टेरिटरी चाहिए। मैं आपको मीर जफर की बात कर रही हूँ, जो नवाब थे उनको कंपनी को महीने के 5 लाख रुपए देते थे, पर कंपनी चाहती थी कि वो
और पैसे दें। अब उस टाइम पे 5 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पे जो वैल्यू थी 5 लाख रुपीस की बहुत ज्यादा थी। आप समझ लो आज की जितनी करोड़ रुपी की जितनी आपकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, उतनी ही उस टाइम पे 5 लाख रुपीस की वैल्यू थी। तो नवाब जो थे 5 लाख रुपीस पर मंथ में कंपनी को देते थे, बट कंपनी इससे खुश नहीं थी। कंपनी को और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, और ज्यादा टेरिटरी का मीनिंग आपको मैंने बताया, लैंड चाहिए थी। Now, after the death of मीर जफर in 1765, मीर जफर की डेथ के बाद क्लाइव ने डिक्लेयर किया, we must indeed become नवाब ourselves, हमें खुद को ही नवाब बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। Now, in 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। जो मुगल एम्परर थे आपके, उन्होंने क्या किया था कंपनी में, मुगल उस टाइम पे भी मुगल एम्पायर तो चल रहा था ना, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, बट उसके बाद भी क्या था, मुगल एम्पायर चल रहा था टिल 1857। जो मुगल एम्परर थे उन कंपनी को क्या बता दिया, दीवान बना दिया था प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि प्रोविंसेस मतलब जो आज की डेट में हर एक स्टेट की कैपिटल की इम्पोर्टेंस है, उस टाइम पे भी क्या थी, प्रोविंसेस जो है इम्पोर्टेंट सिटीज हुआ करती थी। तो बंगाल प्रोविंसेस का दीवान जो है कंपनी को बना दिया था। नाउ अब दीवानी क्या कर रहे थे, अब उनके पास पावर आ गई थी, वो कंपनी को यूज कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे कि वो वास्ट रेवेन्यू जो था रिसोर्सेज से, वास्ट रेवेन्यूज ऑफ रिसोर्सेज जो थे बंगाल के, वो यूज कर रहे थे, क्योंकि अब वो दीवान बन चुके थे, दीवानी बन चुके थे। नाउ प्रायर कंपनी बाय गुड्स फ्रॉम इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, पहले गोल्ड के एक्सचेंज में कंपनी जो है इंडिया से गुड्स परचेज कर रही थी, बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये धीरे धीरे कम हो गया, और जब दीवानी बन चुके थे, उसके बाद एकदम से क्या हुआ था, अब कंपनी क्या कर रही थी, गोल्ड से कोई भी गुड्स परचेज नहीं कर रही थी। कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी यूज कर रही थी रेवेन्यूज को, जो इंडिया से उनको रेवेन्यूज मिल रहे थे, उसी से वो अपने सारे खर्चे निकालती थी। कि उनको अपने अगर ऑफिसर्स को देने हैं पैसे, या फिर उनको ट्रेड करना है, तो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी कैसे मीट कर रही थी, बाय रेवेन्यूज, जो इंडिया से रेवेन्यूज आ रहा था उससे यूज कर रही थी। नाउ क्लास, just go through this chapter, read this entire chapter, and if you have any problem, just let me ask. Okay, I will send you the notes and question answers also, maybe today or tomorrow. Go through it, and if you find any problem, just let me know.